मैं हूं आपके साथ प्रियंका मलिक। आज की ताजा खबरों से पहले डालते हैं हेडलाइंस पर एक नजर। भारत में मिली 2 कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी। पीएम मोदी ने देशवासियों को दी बधाई, वैज्ञानिकों का किया धन्यवाद। सियासी घमासान का मुद्दा बना उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का डिबेट चैलेंज। मदन कौशिक ने कहा, दिल्ली की व्यवस्था पर दे ध्यान, कोरोना में बदहाल रही दिल्ली। उत्तराखंड में भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी। हिमपात से ठंड में होगा इजाफा, सैलानियों से सतर्क रहने की अपील। बुलेटिन की शुरुआत नेशनल खबरों के साथ। देश में अब कोरोना महामारी से निपटने के लिए वैक्सीन का इंतजार खत्म हो चुका है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भारत में कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी गई है। साथ ही मैसर्स कैडिला हेल्थ केयर को भारत में तीसरे चरण में क्लिनिकल ट्रायल करने की अनुमति मिली है। इसके साथ ही कोरोना वैक्सीन के साइड इफेक्ट पर भी सवाल उठाए गए हैं, जिस पर DCGI के निदेशक वीजी सोमानी ने कहा कि वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। तो एक बात पे पूरा आप श्योर रहिए कि किसी में भी सेफ्टी का कंसर्न होगा, थोड़ा भी कंसर्न होगा तो हम उसको कभी अप्रूव नहीं करेंगे। साइड इफेक्ट थोड़े बहुत तो होते हैं, पर वो जो जैसे छोटी मोटी साइड पे पेन होना, थोड़ा सा फीवर होना, थोड़ी सी एलर्जी होना, ये तो हर वैक्सीन में होता है। वहीं कोरोना वैक्सीन की मंजूरी के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी मिलने पर बधाई दी है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने वैक्सीन बनाने में जुटे सभी वैज्ञानिकों का भी धन्यवाद किया है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर देश में कोविड मुक्त होने की उम्मीद जताई है। पीएम मोदी ने कहा कि DCGI का ये कदम भारत में कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में बेहद अहम साबित होगा। वहीं गाजियाबाद के मुरादाबाद इलाके में बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर बारिश के बीच एक शमशान घाट का लेंटर गिरने से मलबे में कई लोग दब गए और इस हादसे में कई लोगों की मौत भी हो गई है। अभी भी मलबे में कई लोग के दबने की आशंका जताई जा रही है। लोगों को मलबे से निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आपको बता दें कि मुरादनगर के रहने वाले एक व्यक्ति की मौत के बाद परिजन अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट लेकर आए थे, जिसके बाद बारिश तेज होने के चलते सभी लोग बारिश से बचने के लिए शमशान घाट की छत के नीचे ही खड़े हो गए, जिसके बाद यह हादसा हुआ है। और अब खबरें उत्तराखंड से। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की ओर से कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक को दी गई बहस की खुली चुनौती के मामले में मदन कौशिक ने जवाब दिया है। उनका कहना है कि मनीष सिसोदिया पलायनवादी सोच से प्रेरित है और राज्य में भी टूरिस्ट पॉलिटिक्स आम आदमी पार्टी शुरू कर रही है, जबकि राजनीति में जनता के सुख दुख में भागीदारी जरूरी होती है। दिल्ली में धरातल पर कोई काम नहीं हुआ है। कोरोना काल में सबसे बदहाल व्यवस्था दिल्ली की ही रही। इसके साथ ही मनीष सिसोदिया ने एक बार फिर से कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक को त्रिवेंद्र मॉडल पर बहस की खुली चुनौती दी है। मनीष सिसोदिया देहरादून दौरे पर है और उन्होंने 4 जनवरी को देहरादून के सर्वे चौक स्थित IRDT ऑडिटोरियम में डिबेट के लिए न्योता दिया है। सरकार डरती नहीं है। हर चीज का एक प्रोटोकॉल होता है, हर चीज का एक सिस्टम होता है। कैसे बहस होती है, कैसे बहस होगी, मैंने आज सारा विषय विस्तार से रखा है। आप उनकी गंभीरता देखिए कि 2020 में आप पत्र लिख रहे हैं, आप उप मुख्यमंत्री पद पर हैं, आपको इतना भी मालूम नहीं कि आप एक पत्र आप जारी कर रहे हैं, उस पत्र में आप तारीख क्या अंकित कर रहे हैं। साफ जाहिर है कि आप जल्दबाजी में हैं। आप राजनीति को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, आप राजनीति को मजाक में ले रहे हैं, आप राजनीति का मजाक उड़ा रहे हैं। ये उचित नहीं है। प्रकृति से भरपूर देवभूमि उत्तराखंड में पर्यटकों को लुभाने के लिए त्रिवेंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है। राज्य की आबादी पर्यटन उद्योग पर निर्भर करती है। पर्यटन को राज्य की आर्थिक मदद में सबसे अच्छा साधन माना जाता है और इसी के चलते त्रिवेंद्र सरकार नए पर्यटन स्थलों को विकसित कर रही है। सरकार ने 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन योजना शुरू की है, जिससे न सिर्फ पर्यटकों को बढ़ावा मिलेगा बल्कि रोजगार के भी द्वार खुले हैं। उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए त्रिवेंद्र सरकार नए पर्यटन स्थलों को विकसित कर रही है।
जिसके लिए सरकार ने 13 डिस्ट्रिक्ट 13 टूरिज्म डेस्टिनेशन योजना शुरू की है, जिसमें राज्य के सभी जिलों में एक एक पर्यटक स्थल बनाने का फैसला लिया गया है। इस फैसले से न सिर्फ पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए भी रोजगार के द्वार खुलेंगे। पर्यटन क्षेत्र को राज्य की आर्थिकी का अहम जरिया माना जाता है। राज्य की आधी आबादी पर्यटन उद्योग पर निर्भर करती है और यही वजह है कि त्रिवेंद्र सरकार राज्य में नए पर्यटन स्थलों को विकसित कर रही है। नए पर्यटन स्थलों के लिए सभी जिलों में जगहों का चयन कर शासन ने नए स्थलों की थीम भी तय कर दी है। इन पर्यटन स्थलों का चयन करते समय जगहों की विशेषता का भी खास ध्यान रखा गया है, ताकि पर्यटक उस जगह पर जाकर वहां की विशेषता को महसूस कर सके। जैसे अल्मोड़ा में अध्यात्म को ध्यान में रखते हुए सूर्य मंदिर कटारमल विकसित किया जाएगा। नैनीताल में हिमालय दर्शन के लिए मुक्तेश्वर को विकसित किया जाएगा। पौड़ी में वाटर स्पोर्ट्स के लिए सतपुली खैरासैंड विकसित होगा। देहरादून में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए महाभारत सर्किट के लिए लाखा मंडल को विकसित किया जाएगा। वहीं हरिद्वार में 52 शक्तिपीठ बनाए जाएंगे। टिहरी में वाटर स्पोर्ट्स के लिए टिहरी झील का विकास किया जाएगा। रुद्रप्रयाग में इको टूरिज्म को ध्यान में रखते हुए चिरबटिया को विकसित किया जाना है। उधम सिंह नगर में वाटर स्पोर्ट्स और हॉलीडे मनाने के लिए द्रोण सागर सहित हरिपुरा बोर जलाशय को विकसित किया जाएगा। वहीं चंपावत में पर्यटकों के लिए पाटी देवी धुरा को विकसित किया जाना है। बागेश्वर में हिमालय दर्शन और टी टूरिज्म के लिए गुरुड वैली को विकसित किया जाएगा। पिथौरागढ़ में इको टूरिज्म को ध्यान में रखते हुए मोस्टो मानो विकसित किया जाना है। वहीं चमोली में एडवेंचर और इको टूरिज्म के लिए गोरसो का विकसित किया जाएगा। टाइम टीवी ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड में अब हर पुलिस कर्मियों की बाजू पर राज्य पुलिस मोनोग्राम चिन्ह लगा दिखाई देगा। जी हां, डीजीपी अशोक कुमार ने राज्य की पुलिस में एक समानता लाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अभी तक दरोगा स्तर से ऊपर के अधिकारी ही पुलिस का मोनोग्राम लगा सकते थे, लेकिन अब उत्तराखंड पुलिस के निरीक्षक से आरक्षित तक सभी पुलिसकर्मी कमीज की बाजू पर उत्तराखंड पुलिस का मोनोग्राम लगा सकेंगे। देखिए, मैंने जब से चार्ज लिया था, मैं अपने सभी जवानों के संपर्क में था, सम्मेलन कर रहा था पुलिस लाइनों में, पुलिस बटालियनों में पीएसी की, तो सबको ये बात बड़ी ख़राब लगती थी कि जब हमारा उत्तराखंड पुलिस का जो मोनोग्राम है वो सभी लोगों को पहनना चाहिए, ऐसा क्यों है कि खाली सब इंस्पेक्टर उसके ऊपर के लोग पहन रहे हैं। तो हमने उसका परीक्षण करा करके पाया कि बिल्कुल सही उनकी जायज़ वो है और इसको हमने आज से लागू कर दिया है कि कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल सभी रहे हमारी समस्त शाखाओं के वो उत्तराखंड पुलिस का मोनोग्राम पहन सके। और उत्तराखंड में एक बार फिर से बारिश और बर्फबारी को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार 3 जनवरी यानी आज से प्रदेश में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। अधिक ऊंचाई वाले हिस्सों में भारी हिमपात की चेतावनी जारी की गई है। 3 तारीख को उत्तराखंड में बादल छाए रहेंगे और कुमाऊं क्षेत्र में अनेक स्थानों में, जबकि गढ़वाल क्षेत्रों में कुछ स्थानों पे बहुत हल्की से हल्की वर्षा की संभावना है। साथ ही 3000 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना है। बारिश का सिलसिला 4 और 5 तारीख को भी जारी रहेगा। 4 तारीख को उत्तराखंड में अनेक स्थानों पे और 5 तारीख को अधिकांश स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा देखने को मिलेगी। साथ ही 2500 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी मिलने की भी संभावना है। वहीं उधम सिंह नगर के दिनेशपुर नगर पंचायत को प्रधानमंत्री आवास योजना में बेहतर कार्य के लिए केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय द्वारा पहला पुरस्कार मिला है। इस दौरान जिलाधिकारी रंजना राजगुरु और नगर पंचायत दिनेश की अध्यक्षता सहित नगर पंचायत के अधिकारी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर 2020 में नगर पंचायत दिनेशपुर से 1219 लाभार्थियों का चयन हुआ था, जिसमें बेहतर कार्य करते हुए नगर पंचायत ने 157 भवनों का निर्माण किया जा चुका है। यही नहीं, डोर लेवल तक 580 भवनों का निर्माण हो चुका है। आवास योजना के तहत हमने जो कार्य किया है आगे के लिए और भी बेहतर करने की कोशिश करूँगी और जितना भी धरातल में योजना आएंगे उसको हम करने के लिए बहुत कोशिश करूँगी कि हमारे कार्य को जारी रहे। भारत सरकार द्वारा नगर पंचायत दिनेशपुर को बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए पुरस्कृत किया है।
इसके लिए मैं माननीय अध्यक्ष जी के साथ साथ पूरी टीम को बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ कि उन्होंने अच्छा कार्य किया है, जिसकी वजह से इनको पुरस्कार प्राप्त किया है। देहरादून स्थित लैंसडाउन चौक पर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री शादाब शम्स के नेतृत्व में पाकिस्तान का पुतला दहन किया। पुतला दहन कार्यक्रम में पहुंचे शादाब शम्स ने कहा कि पाकिस्तान में संत परमहंस की समाधि पर पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मंदिर निर्माण कार्य चल रहा था, लेकिन निर्माणाधीन मंदिर को कट्टरपंथियों द्वारा तोड़ दिया गया और आग के हवाले किया गया। पाकिस्तान की इस हरकत की निंदा करते हुए शादाब शम्स ने कहा कि इस हरकत से पूरे विश्व के अल्पसंख्यक समाज की भावनाओं को ठेस पहुंची है। हमारे संत परमहंस जी की पाकिस्तान में एक समाधि थी, जहां काफी विवाद चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा था और जिस प्रकार वहां अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार हुआ, मंदिर में आग लगाई गई, मंदिर को तोड़ा गया, पूरी तरह से ध्वस्त किया गया, इससे ये बात साबित होती है कि कितना बड़ा अत्याचार पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है। हम हिंदुस्तान के अल्पसंख्यक हैं और हम अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक दिवस भी मनाते हैं। हम ये कह सकते हैं कि जब दुनिया में कहीं भी किसी अल्पसंख्यक के ऊपर अत्याचार होगा तो भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चा पूरी ताकत से खड़ा होकर उसका विरोध करेगा। वहीं देहरादून पुलिस ने पिछले 25 सालों से फरार चल रहे अपराधी को गिरफ्तार किया है। इनामी अपराधी पर 10,000 का इनाम घोषित था और लंबे समय से पुलिस को चकमा देकर आरोपी अलग अलग राज्यों में रह रहा था। एसएसपी योगेंद्र सिंह रावत ने बताया कि 25 साल पहले आरोपी ने एक लड़की के अपहरण की घटना को अंजाम दिया था और तभी से फरार चल रहा था ये आरोपी। पुलिस ने आरोपी को महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रदेश के पुलिस महानिदेशक महोदय के द्वारा एक पुराने अपराधियों और वांछित और इनामी अपराधियों के विरुद्ध एक अभियान चलाया जा रहा है और इसी अभियान में दून पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है, जबकि 1995 से लगभग 25 साल से फरार एक अपराधी को महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया गया है। ट्रांजिट वहाँ से उसका रिमांड बना के उसको यहाँ देहरादून लाया जा रहा है और इस पे 10,000 रुपये का इनाम था। और प्रदेश में 2022 के चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस ने भी अपनी कमर कस ली है। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव के निर्देश पर सितारगंज में नगर और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई, जिसमें सभी बूथों की मजबूती पर चर्चा की गई। साथ ही बूथों पर सक्रिय कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देने पर भी सहमति बनी है। उसमें 2 मिनट का मौन रखा गया था और हमारे जो है पार्टी के प्रभारी जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय प्रीतम सिंह जी, इनके दिशा निर्देश हैं कि आप हर महीने पार्टी की नगर और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की जो है बैठक जरूर करें। उसके जो हैं हमें कैसे पोलिंग बूथों पे काम करना है और कैसे हमने कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है और कैसे हमने भाजपा की जो नाकामियां हैं वो लोगों को बतानी है। वहीं रामनगर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बिजली की दरें कम करने को लेकर जुलूस निकाला। साथ ही एसडीएम विजयनाथ शुक्ला के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजा है। आप नेता शिशुपाल सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड राज्य ऊर्जा प्रदेश के नाम से जाना जाता है, फिर भी बिजली के बिलों में बढ़ोतरी होती जा रही है, जिसके खिलाफ आपने प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन नहीं, हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि जिस प्रकार से कोविड की महामारी में हर व्यक्ति परेशान रहा है और हमने ये देखा कि बिजली के दाम इन्होंने बढ़ा दिए, 2019 में बढ़ाए थे अक्टूबर में। हम एक तो उनको वापस मांग कर रहे हैं, दूसरा प्रत्येक व्यक्ति को बिजली का बिल 1 महीने में दें। 1 महीने में हम बिजली का बिल देने के लिए तैयार है, क्योंकि 100 यूनिट तक इनकी बिजली का रेट 2 रुपये 80 पैसा है और जैसे 101 यूनिट होता है तो 3 रुपये 85 पैसे इनका रेट हो जाता है और 200 यूनिट के बाद 5 रुपये 85 हो जाता है। हल्द्वानी में 24 दिसंबर को हुए अमित हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। एसपी सिटी अमित श्रीवास्तव ने बताया कि अमित कुमार की हत्या कालीचोट में रहने वाले हरीश चंद्र ने की है और हत्या के पीछे प्रेम प्रसंग से जुड़ा एक मामला बताया गया है। पुलिस ने आरोपी को हत्या में इस्तेमाल किए गए 315 बोर का तमंचा और एक खोखा भी बरामद कर लिया है।
देखिए 24 तारीख को एक काठगोदाम में एक हत्या हुई थी एक व्यक्ति की गोली मार करके। उसमें तत्काल पुलिस ने FIR दर्ज करी है। काठगोदाम के द्वारा इसमें विवेचना की जा रही थी। तमाम वीडियो फुटेज और इत्यादि चीज़ें हमने बरामद हुई। उस आधार पे हमने अभियुक्त को आइडेंटिफाई किया, उसे पकड़ा, गिरफ्तार किया। तो उसने जो है पूरी घटना के बारे में बताया। उसने बताया कि जो है प्रेम प्रसंगों के वजह से जो है उसने ये घटना को अंजाम दिया है उसने। और जो विक्टिम था उसको जो है उसकी पत्नी के साथ रिलेशन को समझ रहा था वो, इस आधार पे उसने उसको हत्या करी है। वहीं रुड़की में एक मकान पर देर रात आकाशीय बिजली गिरने से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जान हानि नहीं हुई, लेकिन घर के साथ ही सभी सामान का बुरी तरह से नुकसान हुआ है। परिवार में दहशत का माहौल बना हुआ है। बताया जा रहा है कि इस हादसे में करीब 1 लाख का नुकसान हो चुका है। के सामने साउथ ग्रीन सिटी है, इसमें हम लोग 3:30 बजे के आसपास में सो रहे थे। एकदम मकान हिला तो एकदम सारे घर की लाइट भाग गई। हमें कहीं शायद बिजली गिरी है, हमें कुछ नहीं पता, हम लोग सो गए। हम सुबह ही उठे तो हमारा इन्वर्टर फूका हुआ था और ऊपर से ममटी पटी हुई कि मतलब माल का नुकसान हुआ, जान का नहीं हुआ जी, सब बच गए बस। प्रदेश की खबरों में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। मुझे दे इजाजत, नमस्कार। भारत में मिली 2 कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी। पीएम मोदी ने देशवासियों को दी बधाई, वैज्ञानिकों का किया धन्यवाद। सियासी घमासान का मुद्दा बना उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का डिबेट चैलेंज। मदन कौशिक ने कहा, दिल्ली की व्यवस्था पर दे ध्यान, कोरोना में बदहाल रही दिल्ली। उत्तराखंड में भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी। हिमपात से ठंड में होगा इजाफा, सैलानियों से सतर्क रहने की अपील।